रनवे पर विमान के पहिए जैसे ही जमीन से टकराए तो दिल्ली एयरपोर्ट की हवा जैसे सांस रोककर खड़ी सी हो गई। यह किसी मेहमान की नहीं बल्कि एक चलते फिरते खतरे की एंट्री थी। सामान्य यात्रियों को इसकी भनक तक नहीं थी, लेकिन एयरपोर्ट के एक कोने में मौजूद सुरक्षा बल जानते थे कि आज की रात मामूली नहीं है। हर तरफ हथियारबंद जवान, बिना नंबर की गाड़ियां और खुफिया एजेंसियों की सतर्क निगाहें। कोई कैमरा अंदर नहीं जा सकता था और ना ही कोई सवाल नहीं पूछ सकता था। एक भी चूक नहीं होनी चाहिए, एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेताया। आज अगर गलती हुई तो सबकी नौकरी गई समझो। टीवी चैनलों पर लगातार फ्लैश हो रहा था कि भारत का सबसे खतरनाक गैंगस्टर दुबई से वापस लाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह दुबई नहीं बल्कि इंडोनेशिया के बाली से लाया गया था। यह जानकारी सिर्फ कुछ फाइलों और कुछ लोगों तक सीमित थी। विमान से उतरते ही उसे घेर लिया गया। आगे पीछे एक नहीं बल्कि कई गाड़ियां उसे घेर कर खड़ी हो गईं। सभी गाड़ियां एक जैसी थी ताकि कोई पहचान न सके कि वह किस में बैठा है। यह कोई साधारण अपराधी नहीं था। ये वही शख्स था जिसने कभी मुंबई की अंडरवर्ल्ड को अपने इशारों पर चलाया था, जिसे एक दौर में दाऊद इब्राहिम का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था। लेकिन हालात ऐसे बदले कि वही भरोसा बाद में सबसे बड़ी दुश्मनी बन गया। उसका असली नाम था राजेंद्र सदाशिव निकालजे और दुनिया उसे छोटा राजन के नाम से जानती थी। जब दाऊद इब्राहिम ने मुंबई छोड़कर कराची की राह पकड़ी तो पीछे छूटे साम्राज्य को संभालने की जिम्मेदारी इसी आदमी के कंधों पर आ गई थी। दुबई से मलेशिया तक अंडरवर्ल्ड के फोन कॉल्स में एक ही सवाल गूंजता था कि भाई ने क्या कहा, और भाई का मतलब था छोटा राजन। राजन ने अपराध को गलियों से उठाकर एक ऐसी मशीन में बदल दिया जहां डर नहीं बल्कि नियम चलते थे, और नियम वही बनाता है जिसके हाथ में पूरा सिस्टम हो। अब यह बिखरे हुए गुंडों का झुंड नहीं था बल्कि एक संगठित नेटवर्क था जहां हर आदमी की भूमिका तय थी। कोई पैसा देखता था, कोई वसूली तो कोई संपर्क। राजन का तरीका अलग था। वह सिर्फ डर से नहीं बल्कि भरोसे से भी राज करता था। उसके लड़कों के इलाज, जमानत, परिवार सब उसकी जिम्मेदारी थे। इसी वजह से हजारों लोग उसके लिए जान देने को तैयार रहते थे। लेकिन जैसे जैसे ताकत बढ़ी वैसे वैसे शक भी बढ़ता गया। दोस्ती में दरार आई, साजिशें शुरू हुईं और धीरे धीरे वह दौर आया जब दाऊद और राजन एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। इसके बाद छोटा राजन अचानक गायब सा हो गया। ना कोई तस्वीर सामने आई और ना कोई वीडियो। आज वह तिहाड़ जेल की एक ऐसी सेल में बंद है जहां आम कैदी तो क्या, एक पंछी भी नहीं पहुंच सकता। उसके ज्यादातर केस अब ऑनलाइन सुने जाते हैं ताकि उसकी जान को किसी तरह का खतरा न रहे। कभी ऐसा वक्त था जब अंडरवर्ल्ड में दाऊद का नाम राजन की सलाह के बिना अधूरा लगता था, और आज वही आदमी अकेला, अलग थलग, अपने ही अतीत के डर में कैद है। कहानी में मोड़ यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि जो कभी दाऊद की सबसे बड़ी ताकत था वही आखिरकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। और अंडरवर्ल्ड में कमजोरी का मतलब हमेशा एक ही होता है, दुश्मनी और खात्मा। उन सब में सबसे अहम चेहरा था राजेंद्र सदाशिव निकालजे। अंडरवर्ल्ड उसे एक ही नाम से जानता था, छोटा राजन। कहते हैं दाऊद ने एक दिन उससे साफ शब्दों में कहा था, अब बॉम्बे में कुछ नहीं बचा, असली खेल बाहर है। और जैसे ही राजन दुबई पहुंचा पूरी गैंग की शक्ल ही बदल गई। अब यह सड़क छाप गुंडों की टोली नहीं रही, यह एक सुव्यवस्थित ढांचा बन चुका था जिसका नाम डी कंपनी हो चुका था, जो धीरे धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया नेटवर्क का रूप ले रही थी। राजन ने इसे अपराध नहीं बल्कि एक संस्था की तरह चलाया। हर आदमी की भूमिका तय थी। कोई हिसाब देखता था, कोई वसूली, कोई संपर्क और कोई जमीन पर ऑपरेशन यानी मर्डर्स। सब कुछ इतना व्यवस्थित था कि बाहर से देखने पर यह किसी कॉर्पोरेट सेटअप जैसा लगता। राजन का तरीका सबसे अलग था। वह सिर्फ हुक्म नहीं देता था, वह पूछता था, काम ठीक चल रहा है, घर में सब ठीक है। वह अपने लोगों को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करता था, वह उन्हें संभालता था। किसी की जमानत हो, किसी का इलाज या किसी बच्चे की स्कूल फीस, राजन के लिए यह सब गैंग का खर्च था। इसी वजह से 90 के दशक तक डी कंपनी से जुड़े लोगों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी थी और उनमें से ज्यादातर राजन के लिए जान देने को तैयार रहते थे। कहा जाता है कि नए लोगों को शामिल करने से पहले राजन खुद उनसे वफादारी की कस्में लेता था। कुछ भी हो जाए, कंपनी की बातें बाहर नहीं जाएंगी। राजन ने सिर्फ दाऊद के पुराने धंधों को नहीं बढ़ाया बल्कि उसने नए रास्ते भी खोले। मुंबई में शायद ही कोई बिल्डर, बार, पब या रेस्टोरेंट ऐसा बचा हो जो डी कंपनी को हफ्ते की रकम न देता हो। ठेके अब तय होने लगे थे। कौन काम करेगा और कौन नहीं, ये फैसला अब सड़कों पर नहीं बल्कि डी कंपनी के दफ्तरों में होता था। धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि मुंबई में डी कंपनी का नाम ही कानून समझा जाने लगा। लेकिन राजन की सोच यहीं तक सीमित नहीं थी। उसकी नजरें सरहदों के पार थीं। उसने पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं से रिश्ते जोड़े। छोटा राजन का खोजा यही वह रास्ता था जिसने दाऊद को धीरे धीरे खुफिया
खुफिया ताकतों के करीब पहुंचा दिया। आज भी कहा जाता है कि वह वहां पूरी सुरक्षा में रहता है। दाऊद खुद कई बार हैरान होकर कहता था कि राजन ने गैंग को क्या से क्या बना दिया। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि जो आदमी उसके लिए सपनों को हकीकत बना रहा है वही एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन जाएगा। उस दौर में छोटा राजन दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी था। कोई भी बड़ा सौदा राजन की मंजूरी के बिना आगे नहीं बढ़ता था। अंडरवर्ल्ड में उसकी बात आखिरी मानी जाती थी। दाऊद खुद कहता था, राजन बोलेगा तो होगा वरना डील यहीं खत्म। लेकिन राजन को यह एहसास नहीं था कि उसकी यही ताकत धीरे धीरे उसके खिलाफ साजिश की वजह बन रही है। राजन बहुत बड़ा हो गया है, ये बात दाऊद के कानों में बार बार डाली जा रही थी। कल को आपको भी किनारे कर सकता है। एक तरफ था छोटा राजन जिसे सब दाऊद का दाहिना हाथ कहते थे और दूसरी तरफ छोटा शकील जो खुद को उसका बायां हाथ मानता था। शकील के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि हर सौदे की चाबी राजन के हाथ में हो और यहीं से उस कहानी की नींव पड़ी जिसने अंडरवर्ल्ड की दिशा ही बदल दी। शकील की आंखों में अब बेचैनी साफ दिखने लगी थी और उसका दिमाग लगातार साजिशें बुन रहा था। उसने चुपचाप कुछ भरोसेमंद लोगों को अपने करीब किया और धीरे धीरे दाऊद के मन में झर घोलना शुरू कर दिया। शुरुआत में दाऊद ने इन बातों को हल्के में लिया। राजन ऐसा नहीं कर सकता, वह अक्सर कहता था। उसे पूरा यकीन था कि जिसने उसके लिए आधी दुनिया खड़ी की है वही उससे गद्दारी नहीं करेगा। लेकिन फिर एक बार ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। इब्राहिम पारकर यानी दाऊद की बहन हसीना के पति की हत्या कर दी गई। हत्या की जिम्मेदारी अरुण गवली ने ली और यह मामला दाऊद के लिए सिर्फ गैंगवार नहीं रहा, ये निजी बदले में बदल चुका था। दाऊद इंतजार कर रहा था कि राजन आगे आएगा, कोई जवाब देगा, कोई कदम उठाएगा। लेकिन राजन की तरफ से खामोशी थी क्योंकि गोली चलाने वाले शूटर जेजे हॉस्पिटल में भर्ती थे और राजन नहीं चाहता था कि किसी बेकसूर आदमी की जान जाए, इसलिए वह सही मौके की तलाश कर रहा था। दिन बीतते गए और हर बीतते दिन के साथ दाऊद का गुस्सा और गहरा होता गया। इसी बीच छोटा शकील और दाऊद की सौतेली माँ उस आग में लगातार घी डालते रहे। बस इशारा कर दो भैया, हम बदला ले लेंगे। और फिर आई 12 सितंबर 1992 की वो रात जिसे मुंबई कभी भूल नहीं पाई। जेजे हॉस्पिटल के भीतर गोलियों की आवाज गूंज उठी। जेजे हॉस्पिटल की दीवारों ने उस रात दवाइयों की नहीं बल्कि गोलियों की गिनती सुनी। एक ऐसी जगह जहां लोग जान बचाने आते हैं वहां मौत खुलेआम घूम रही थी। पहली बार किसी अस्पताल में AK-47 राइफल से सैकड़ों गोलियां बरसाई गईं। कई मासूम लोग उस हिंसा की भेंट चढ़ गए और इस पूरे खूनी खेल की राजन को भनक तक नहीं दी गई थी। जब उसे पता चला तो वह अंदर से टूट गया। उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि मैं किस दुनिया का हिस्सा बन गया हूँ। वह अपने ही लोगों के बीच खुद को पराया महसूस करने लगा। उसी साल दाऊद ने अपने सबसे खतरनाक प्लान की नींव रख दी। एक ऐसा प्लान जो अगले साल 1993 के मुंबई धमाकों में सामने आया। लेकिन इस बार भी राजन को पूरी तरह अंधेरे में रखा गया। अब छोटा शकील बैठकों में लोगों के सामने खुलकर बोलने लगा था। हिंदू है, भरोसे के लायक नहीं, ये शब्द अब बिना डर के कहे जाने लगे थे। राजन को अब समझ आने लगा कि इस खेल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। और फिर एक रात सब कुछ पलट गया। एक पार्टी से ठीक पहले उसके फोन पर एक अनजान कॉल आया जो गैंग में ही मौजूद उसके किसी हितैषी का था। आवाज ठंडी थी। कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हो चुका है भाई, वक्त मिले तो भाग मत जाना। और जैसे एक ही पल में उसकी दुनिया रुक सी गई। जिस आदमी के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी वही अब उसकी मौत का फैसला कर चुका था। उसका पासपोर्ट जब्त किया जा चुका था। हर रास्ता बंद लगता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भागे तो कहां जाए। लेकिन राजन हार मानने वालों में नहीं था और उसने वह कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वह सीधे भारतीय दूतावास पहुंचा और उस खुफिया अधिकारी से मिला जिससे उसका पहले से संपर्क था। इधर अगर बात दाऊद की करे तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वह अपनी सबसे बड़ी चाल समझता था वही एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। और दाऊद को फिर याद आया वह पुराना राजन। साल 1969 मुंबई के एक सिनेमा हॉल के बाहर ब्लैक टिकट बेचने वालों पर छापा पड़ा था। तभी पुलिस के हाथ एक दुबला पतला लड़का लगा था। राजन कौन जानता था कि वही लड़का एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। उस दिन मुंबई की सड़कें अलग ही उबल रही थीं। लाठीचार्ज हुआ, भीड़ बिखर गई, लेकिन वह लड़का पलटा। उसने एक कांस्टेबल की लाठी छीन ली और भीड़ के बीच पुलिस एक पर टूट पड़ा। हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा, वह चीख रहा था। उसी दिन मुंबई ने छोटा राजन को पहली बार महसूस किया था। अकेले दम पर उसने कई पुलिस वालों को घायल कर दिया और उसी दिन मुंबई पुलिस ने पहली बार उस नाम को नोट किया, राजेंद्र निकालजे। चेंबूर की गलियों में पला बढ़ा वह लड़का पढ़ाई बहुत पहले छोड़ चुका था। छोटी मोटी चोरी, सड़कों की जिंदगी और जल्दबाजी में लिए गए फैसले, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उस एक टकराव ने उसकी जिंदगी की दिशा ही पलट दी। उसी दौर में उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे आदमी से जो दाऊद का बेहद करीबी
माना जाता था, राजन नायर। दोनों के नाम मिलते जुलते थे, तेवर भी लगभग एक जैसे। वक्त के साथ राजेंद्र का नाम बदलकर छोटा राजन हो गया और राजन नायर कहलाने लगा। बड़ा राजन सिर्फ उसका मार्गदर्शक नहीं था, बल्कि वही उसका पहला बॉस था, पहली पहचान और पहला सहारा। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। 1 साल के भीतर ही अब्दुल कंजू नाम के शख्स ने, जो कभी बड़े राजन के साथ खड़ा था, धोखे से उसने बड़ा राजन को मरवा दिया। अब छोटा राजन के लिए यह सिर्फ गैंगवार नहीं था, बल्कि यह उसके गुरु की बेइज्जती थी, एक ऐसा अपमान जिसका जवाब देना जरूरी था। कंजू जिंदा नहीं बचेगा, उसने कसम खाई, और इसके बाद शुरू हुआ सब्र और इंतजार का खेल। 2 बार कोशिश की गई, एक बार तब जब कंजू को कोर्ट ले जाया जा रहा था और दूसरी बार अस्पताल के अंदर। दोनों बार हमला इतनी सफाई से किया गया कि पुलिस भी समझ नहीं पाई कि कहां चूक हुई। अब कंजू डर में जी रहा था। वह कांपते हुए कहता था, मुझे जेल में ही रखो, बाहर गया तो वह मुझे मार डालेगा। 4 साल तक योजना बनती रही और फिर एक दिन वह पल भी आ गया। जेल से बाहर आने पर एक क्रिकेट ग्राउंड पर दिन दहाड़े अब्दुल कंजू को गोलियों से भून दिया गया। और उस दिन पूरी मुंबई ने देख लिया था कि छोटा राजन किसी से कम नहीं है। उसकी बेरहमी, उसकी चालाकी अब अंडरवर्ल्ड में चर्चा का विषय बन चुकी थी। और यही वह पल था जब दाऊद इब्राहिम की नजर छोटा राजन पर पड़ी और उसने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया गया। लेकिन किस्मत कुछ और ही खेल लिख चुकी थी। वही दाऊद जो कभी राजन को सबसे भरोसेमंद मानता था, अब चुपचाप उसकी हत्या की योजना बना रहा था। जैसे ही राजन को इस साजिश की भनक लगी, उसने देर नहीं की, वह सीधे पहुंचा भारतीय दूतावास। उस रात भारतीय एजेंसियों के लिए सबसे लंबी और बेचैन रातों में से एक थी। दाऊद के बाद नंबर 2 आदमी खुद चलकर हमारे पास आया है, एक अधिकारी ने कहा। पूरी रात पूछताछ चली, हर सवाल का जवाब मिला। राजन ने साफ कहा, मैं सब जानता हूँ, उसके धंधे, ठिकाने, आदमी, खरीदे हुए नेता और रिश्वतखोर पुलिस, सब कुछ। उसने सिर्फ एक शर्त रखी कि मुझे सुरक्षित दुबई से बाहर भेज दिया जाए। प्रस्ताव बड़ा था और उसकी आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। काफी बहस हुई, काफी सोच विचार हुआ और आखिरकार ये फैसला लिया गया कि राजन को बचाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक नई कहानी भी शुरू होने वाली थी। लेकिन अब वह सिर्फ छोटा राजन नहीं रह गया था, अब वह भारत सरकार के लिए एक जिंदा हथियार बन चुका था। सबसे कीमती अंदरूनी गवाह। एक नकली पहचान के साथ उसे चुपचाप देश से बाहर निकाल दिया गया। बैंकॉक की भीड़ में वह अचानक मुंबई की गोलियों से बहुत दूर पहुंच चुका था। वहां सब कुछ अलग था, न शोर, न सायरन, न पीछा। एक नया नाम, एक नया पता और पहली बार जिंदगी में थोड़ी सी शांति। कई साल तक वह उसी खामोशी में छिपा रहा। ऐसा लगा जैसे राजन ने पहली बार सांस ली हो। लेकिन यह सुकून किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी। मुंबई में उसका नेटवर्क अब भी जिंदा था और अब खेल साफ हो चुका था कि छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम अब आमने सामने हैं। दोनों ने एक दूसरे की जड़ों पर वार शुरू कर दिए। राजन अपने भरोसेमंद आदमी से कहता था, दाऊद का एक भी आदमी बिना हिसाब के नहीं बचेगा। और मुंबई की सड़कें फिर से लाल होने लगी। हर दिन किसी न किसी गैंगस्टर की मौत की खबर आती। और तभी एक दिन बैंकॉक की उस शांत जिंदगी पर गोलियों की बारिश हो गई। राजन के घर पर अचानक हमला हुआ। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि शकील ने सालों तक उसकी लोकेशन ट्रैक की थी और सही वक्त का इंतजार किया था। चारों तरफ गोलियां ही गोलियां चली और उसका सबसे करीबी आदमी मौके पर ही ढेर हो गया। उसकी पत्नी बुरी तरह घायल हुई और खुद राजन पेट में गोली लगने से जमीन पर गिर पड़ा था। बचा लो, वह मुझे मार देंगे। खून से लथपथ उसने पुलिस की तरफ देखा। किसी तरह वह मौत के मुंह से निकलकर अस्पताल पहुंच गया था। लेकिन यह खबर आग की तरह फैल गई। अब राजन तीनों तरफ से फंस चुका था। बैंकॉक की पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती थी, जबकि मुंबई पुलिस उसे भारत लाना चाहती थी और दाऊद के शूटर उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। लेकिन यहीं राजन ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। अस्पताल के कड़े पहरे के बीच वह अचानक गायब हो गया। इतनी सुरक्षा के बावजूद वह कैसे निकल गया, ये सबके लिए एक हैरान भरा सवाल था। अगले कई सालों तक वह देश दर देश भटकता रहा। नई जगह, नया ठिकाना, नई पहचान। और आज भी कई लोग मानते हैं कि इस भाग दौड़ के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ था, क्योंकि छोटा राजन दाऊद की दुनिया के कई गहरे राज उन तक पहुंचा चुका था। लेकिन सच जो भी हो, एक बात तय थी कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस आदमी को सब मिटा देना चाहते थे, वह अब हर किसी की नजरों से गायब हो चुका था। इन सालों में वह कई गैंगवारों का हिस्सा बना। उसने अपने कई दुश्मन रास्ते से हटाए। उसकी जिंदगी लगातार भागते रहने का नाम बन चुकी थी। लेकिन आखिरकार साल 2015 में इंडोनेशिया के बाली में वह पकड़ा गया। भारतीय एजेंसियों उसे तुरंत भारत ले आई और उसे
अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में रखा गया। आज वह तिहाड़ जेल की सेल नंबर 2 में बंद है, सबसे अलग, सबसे सुरक्षित। दाऊद का खौफ अब भी उस पर हावी है। वह अपनी कोठरी से बाहर नहीं निकलता, न कैमरों से बात करता है, न अदालत में खुलकर कुछ कहता है। उसने एक बार अपने वकील से कहा था, वह अब भी मुझे ढूंढ रहा है। गिरफ्तारी के बाद करीब 9 साल तक उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। लोगों को लगने लगा कि शायद वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अप्रैल 2024 में एक पत्रकार हत्याकांड में जब अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई तो मीडिया में उसकी 2 तस्वीरें सामने आईं। तस्वीरें वायरल हो गईं और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या यह अब भी जिंदा है? चेहरा बूढ़ा हो चुका था, शरीर कमजोर दिख रहा था, लेकिन आंखों में अब भी वही बेचैनी थी। डर कि दाऊद अब भी कहीं आसपास है। डर कि अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। यह सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस डर की कहानी है जो सलाखों के पीछे भी जिंदा रहता है। एक वक्त था जब मुंबई उसका नाम सुनकर कांपती थी और आज वह खुद एक अंधेरी कोठरी में अपने ही बीते कल से भाग रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक दाऊद जिंदा है उसका साया भी जिंदा रहेगा। वीडियो के आखिर में आपके लिए सवाल कि आप मुंबई बम ब्लास्ट के बाद छोटा राजन का दाऊद के अगेंस्ट खड़े हो जाने को सही मानते हो या गलत? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर दो। और अगर आपको यह कहानी अंदर तक हिला गई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही असली और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी हकीकत के साथ जो किताबों में नहीं मिलती। तब तक याद रखिए, अंडरवर्ल्ड के असली चेहरे अक्सर अदालतों में नहीं बल्कि अंधेरे में दिखाई देते हैं।